युवा साथियों नमस्ते। थंबनेल आपने देखा, बड़े अजीब से प्रश्न हैं। परीक्षा में कॉपी कैसे भरें? क्या परीक्षक हमारे द्वारा लिखे गए उत्तरों के पृष्ठ गिनकर नंबर देते हैं? आइए इन अजीब प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राय विद्यार्थी इस तरह की बातें पूछते हैं, कक्षाओं में भी, वीडियोस के कमेंट में भी इस तरह की बात पूछी गई है। तो साथियों, स्पष्टता से समझ लीजिए कि परीक्षाओं में नंबर आपके गुणवत्ता युक्त उत्तर के आधार पर मिलते हैं, न कि आपने कितने पन्ने भरे हैं उसके आधार पर मिलते हैं। स्पष्टता से आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के अनुरूप उत्तर में जो विषय वस्तु आनी चाहिए, यदि आपने उसे लिखा है तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। लेकिन आपने असंगत बातें लिखी हैं जिसका उत्तर से कोई संबंध नहीं है, और आपने एक एक प्रश्न के उत्तर में 20-20 पेज भर दिए हैं, तो आपको 0 नंबर भी मिल सकते हैं। कई बार मैं स्वयं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करता हूं, तो एक मुख्य उत्तर पुस्तिका के साथ 5-7 पूरक उत्तर पुस्तिकाएं भी लगी हुई मिलती है, लेकिन जब उन्हें पढ़ा जाता है उत्तरों को, तो पूछा कुछ और गया है और उत्तर में कुछ और लिखा है, तो उन्हें काट दिया जाता है और 0 अंक दिया जाता है। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम बताइए। तो विद्यार्थी ने उस प्रश्न के उत्तर की भूमिका में ही महात्मा गांधी जी का उल्लेख करते हुए लिखा था कि उनका बड़ा योगदान 1857 की क्रांति में रहा, लेकिन उस समय तो गांधी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो इस तरह की बात जब प्रथम दृष्टया ही दिखाई दे जाती है, तो परीक्षक को यह समझ में आ जाता है कि परीक्षार्थी ने केवल पन्ने भरने का काम किया है, चितरने का काम किया है, कुछ भी उलझुल बातें लिखने का काम किया है, तो 0 नंबर मैंने तो कई परीक्षार्थियों को दिए हैं। हाँ, लेकिन यदि टू द पॉइंट लिखा है, जो प्रश्न पूछा गया है उसी के हिसाब से उत्तर लिखे हैं, तो फिर यकीन मानिए कि आप इतिहास जैसे विषयों में, राजनीति विज्ञान जैसे विषयों में भी आप बहुत सारे अंक ला सकते हैं। यानी 100 अंकों की परीक्षा है तो आप 90 प्लस भी ला सकते हैं। 50 अंकों की परीक्षा है तो आप 45 प्लस भी अंक ला सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि अधिकतम अंक का संबंध अधिकतम पृष्ठों में लिखे गए उत्तरों से नहीं होता है, बल्कि प्रश्न के अनुरूप लिखी गई विषय वस्तु के आधार पर आपको अंक मिलते हैं। एक प्रश्न यह है कि परीक्षा में कॉपी भरें कैसे। कई विद्यार्थियों की यह समस्या है कि जो उन्हें पहली मुख्य उत्तर पुस्तिका मिलती है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कहीं 28 पेजेस की, कहीं 30 पेजेस की, कहीं 32 पेजेस की होती है। तो उनका कहना है कि वही इतनी बड़ी होती है कि एक मुख्य उत्तर पुस्तिका भी नहीं भरी जाती है, जबकि हम जिस परीक्षा कक्ष में बैठकर परीक्षा देते हैं तो वहाँ हमारे साथी परीक्षार्थी 1-1.5 घंटे के बाद ही उत्तर पुस्तिकाएं, पूरक उत्तर पुस्तिकाएं मांगने का जो सिलसिला शुरू करते हैं, तो परीक्षा समाप्ति के अंतिम 10 मिनट पहले तक वो उत्तर पुस्तिकाएं मांगते हैं कि कॉपी दीजिए, कॉपी दीजिए। तो हम तो डिप्रेशन में ही आ जाते हैं कि हमसे एक कॉपी नहीं भरी जा रही। हम बार बार पन्ने गिनते हैं कि अभी तो 8 पेज बाकी है और ये श्रीमान जी 4 कॉपी और ले चुके हैं। तो हमें बता दीजिए कि उत्तर पुस्तिका भरते कैसे हैं। कैसा अद्भुत प्रश्न है। साथियों, उत्तर पुस्तिका भरने के लिए पहले तो आप तार्किक कुछ बातें समझ लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यह है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। यदि आपने सिलेबस के हिसाब से बढ़िया से नोट्स बनाकर आपने अपने आप को तैयार किया होगा और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आते होंगे, तो आप बहुत स्वाभाविक तौर पर बहुत गति से, बहुत तेजी से लिखेंगे। आपके पास लिखने के लिए सामग्री बहुत है, तो आपकी उत्तर पुस्तिका भर जाएगी। और यदि आपने अच्छी तैयारी नहीं की है और आपको सोच सोच कर वहाँ लिखना पड़ रहा है, मनगढ़ंत कुछ उत्तर बनाने पड़ रहे हैं, तो आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी। आपके पास सामग्री ही नहीं है, आप कितनी बार एक ही बात को घुमा घुमा कर लिखेंगे। बहुत से लोग इंग्लिश लिटरेचर के या इंग्लिश के पेपर में ऐसा भी करते पाए जाते हैं कि पेपर में जो लिखा हुआ है उसी को वो बार बार उतारते रहते हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो अच्छी स्पीड के लिए ज़रूरी है कि आपको सब चीज़ें अच्छे से याद हो। दूसरा, आपको लिखने का खूब अभ्यास हो। आजकल क्या हो गया बच्चों,
कि हम मोबाइल की दुनिया में जीते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में जीते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, तो हमें कीबोर्ड की आदत पड़ गई है। ऐसी स्थिति में जब हम पेन चलाते हैं तो हमारे हाथ ही नहीं चलते हैं। और कई बार त्रुटि हम ये करते हैं कि परीक्षा वाले दिन परीक्षा कक्ष में ही लिखने की कोशिश करते हैं, उसके पहले लिखने का अभ्यास करते ही नहीं। गाइड में से, कुंजी में से, किताब में से कुछ पढ़ लेते हैं, दिमाग में खाका बना लेते हैं और परीक्षा देने जाते हैं और वहीं पर पेन को पहली बार चलाते हैं। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको लिखने की अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आपको 2-4 घंटे कंटिन्यू बैठकर लिख कर देखना चाहिए। लिखने की प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी ना, तो फिर आप कॉपी भर सकेंगे। लिखने की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि स्पीड अगर हम बनाएंगे तो हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि हम लिखें और हम ही पढ़ सकें, ऐसा भी नहीं करना है। स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पठनीय होना चाहिए, यानी मोती जैसे अक्षर होने चाहिए आपके। जैसे ही परीक्षार्थी आपकी उत्तर पुस्तिका को खोले, यानी जैसे ही परीक्षक बल्कि आपकी उत्तर पुस्तिका को खोले, तो वो जो पन्ने पर लिखे हुए शब्द हैं वो स्वयं बोलना चाहिए कि क्या लिखा गया है, न कि परीक्षक को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो अच्छी हैंडराइटिंग और अच्छी स्पीड, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है कि आप उत्तर पुस्तिकाएं भर सकें। और अगर अपन बात कहें तो कुछ टेक्निक्स भी होती हैं जिनको आप पालन करें तो आपके 4-6 पेजेस का तो मामला हो सकता है कि आप आसानी से भर दें। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप एमए की एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमए की एग्ज़ाम में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं और जहां पर आपके प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है जिस पेज पर, वहां से न लिखकर फिर अगले पेज से नया उत्तर लिखना चाहिए। तो क्या आप ऐसा करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं कि जहां पहला उत्तर समाप्त हुआ वहीं लाइन खींचकर प्रश्न क्रमांक 2 और उसका उत्तर लिखना शुरू कर दिया, तो ये नियम के भी खिलाफ है और आपके उत्तर पुस्तिकाओं की प्रश्नों की संख्या भरने में भी दिक्कत आएगी। तो ऐसा किया जा सकता है आप चाहें तो, कि जैसे मान लीजिए कि आपने पहला प्रश्न शुरू किया लिखना, 9 पेज तक आपने लिख दिया उत्तर, अब लग रहा है कि अब इसे समाप्त करना पड़ेगा। तो जो उपसंहार है वो 10वें पेज में आप 3-4 लाइन तक ले जाइए और फिर वहां पर आप लाइन खींच दीजिए और दूसरा प्रश्न अगले पेज से शुरू करिए, तो ये आपका एक पेज भर जाएगा। इस तरह से 5 प्रश्न जो आप समाप्त करते हैं उनको इस तरह से समाप्त करिए कि उस पेज में 3-4 पंक्तियां लिखी जाएं और बाकी पेज खाली रहे, तो आपको कुछ सुविधा हो जाएगी। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जब पॉइंट्स लिखें तो आप हर पॉइंट्स को लिखने के पश्चात एक लाइन छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, तो आपने कहा माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विशेषताएं, आपने बीच में इसको लिखा, इसको डबल अंडरलाइन किया, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे की आपने छोड़ दी। खराब नहीं लगेगा बल्कि अच्छा लगेगा, परीक्षक को एकदम स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देगा। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखें कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है, डेस लगा दीजिए। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप पहला पॉइंट आप उसमें डालिए, फिर आप उसमें कोई पॉइंट लिखिए कि संसाधनों की धनात्मक वृद्धि। ये पॉइंट लिखने के बाद इसे अंडरलाइन करिए, एक लाइन छोड़िए, पैराग्राफ बनाते हुए आप अगली लाइन से इसको डील करना शुरू करिए। तो 7-8-10 लाइन में आप इस पॉइंट को समझाएंगे। उसके बाद फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, तो जहां ये आपका पॉइंट का खत्म हो रहा है मैटर, उसके बाद पुनः एक लाइन छोड़कर आप दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरे पॉइंट को अंडरलाइन करके एक लाइन छोड़िए और फिर उसको डील करिए। तो मान लीजिए किसी प्रश्न के उत्तर में आपको 20 पॉइंट लिखना है, तो आपकी समझ लीजिए कि 20-30 लाइन इस तरह से आपकी बिना लिखी हुई रह जाती, वो खराब भी नहीं दिखती है, उत्तर आपका स्पष्ट दिखता है और 1-1.5 पेज का आपका मार्जिन इसमें निकल जाता है। इसी तरह से आप सिनॉप्सिस बना सकते हैं, तो आधा पेज उसमें आपका चला जा सकता है। फिर आप कुछ उसमें डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कोई उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे समझ लीजिए कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का योगदान, तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं कि दार्शनिकों का योगदान, फिर ऐसे करके आप रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ऐसे आप कुछ लिख सकते। तो ये डायग्राम आपका लगभग आधा पेज इसमें ले सकता है। इसी तरह से नक्शे अगर आपको बनाने की प्रैक्टिस है वो बना लीजिए, कहीं ग्राफ बनाने की गुंजाइश है तो उसको बनाइए। विशेष करके अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्रों में आप ग्राफ बना सकते हैं।
कहीं तालिकाएं डालना हो, टेबल वगैरह, वो आप डालिए। उससे उत्तर अच्छा भी लगेगा और आपके पन्ने भी उसमें भरते चले जाएंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि पन्ने भरने से अंक नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपके मन में ये बात है कि हमारी तो एक कॉपी भी नहीं भरी जा रही और दूसरे दो दो चार चार कॉपी भर रहे हैं, इसलिए उनको नंबर मिल रहे हैं, हम भी कॉपी भरना चाहते हैं, तो आप इस तरह की तार्किक और वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से उत्तर पुस्तिका को बेहतरीन बना सकते हैं। अच्छी प्रस्तुति उसमें आप दे सकते हैं। इस तरह से दोनों काम हो जाएंगे। अच्छी हैंड राइटिंग भी मिलेगी, उत्तर में विषय वस्तु भी अच्छी मिलेगी और उत्तर पुस्तिकाएं भी भर जाएंगी। एक अच्छी मोटी उत्तर पुस्तिका आपकी बन जाएगी। आप जैसा जानते हैं कि मैं अभी भी परीक्षा देता हूँ, 4-5 सप्लीमेंट्री कॉपी की आवश्यकता मुझे लगभग हर प्रश्न पत्र में पड़ती है। और जब मैं आखिरी में उस कॉपी को जमा करता हूँ तो मुझे खुद ही खुशी होती है कि मैंने बहुत सारा उसमें लिखा है। पलट कर देखता हूँ तो मुझे राइटिंग भी ठीक दिखती है। ऐसा भी नहीं लगता है कि ज़बरदस्ती आसपास लाइनें खूब छोड़ दी गई या एक एक लाइन छोड़कर उत्तर लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगता। और जहाँ पॉइंट बदलते समय लाइन छोड़ी जाती है तो वो बहुत स्पष्टता को दिखाता है, प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाता है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा, जिज्ञासाएं आपकी तृप्त हुई होंगी, आप समझ पाए होंगे कि अंतिम महत्व आपकी क्वालिटी का होता है, गुणवत्ता का होता है। और गुणवत्ता बेहतरीन होगी तो अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे परसेंटेज बनेंगे, अच्छी ग्रेड बनेगी और आप गोल्ड मेडलिस्ट बन सकेंगे। मुझे अपना अनुभव साझा करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अपने अनुभव से उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।